नमस्कार, मैं हूं पंकज मटपाल और आज इस वीडियो में मैं दूंगा आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर। वो प्रश्न जो आपने मुझसे मेरे वीडियोस पर कमेंट करके पूछे हैं। बहुत सारे सवाल आते हैं और मेरी कोशिश होती है कि कुछ नए नए टॉपिक्स या ऐसे सवाल लिए जाएं जिनके उत्तर पहले नहीं दिए गए हों, और वैसे मैं कोशिश करता हूं कि सभी प्रश्नों के उत्तर दूं। बस ये है कि जो सवाल यूनिक होते हैं वो शो में पहले शामिल किए जाते हैं। तो शुरू करते हैं कार्यक्रम और लेते हैं एक एक करके सभी सवाल। पहला सवाल जो मैं ले रहा हूं ये पूछा है राकेश बड़ोनी जी ने। राकेश जी, आपने कहा है कि आप मेरे सभी वीडियोस देखते हैं और आपको काफ़ी जानकारी प्राप्त होती है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और मुझे उम्मीद है कि जानकारी आपके काम आएगी और इससे आपको एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, यानी कि जो भी हार्ड अर्न मनी है वो कैसे इन्वेस्ट की जाए और कैसे वेल्थ क्रिएट की जाए, शायद इसमें आपको मदद मिलेगी। आपने पूछा है कि एक कर्मचारी जब रिटायर होता है तो उसके एनपीएस पर जो 60% जो टोटल कॉर्पस होता है उसका 60% जो मिलता है लमसम में, उस पर टैक्स किस तरह से लगता है। तो बड़ौनी जी बता दूं कि एनपीएस का जो टोटल कॉर्पस होता है उसका 60% आपको टैक्स फ्री मिलता है। तो जो 60% कॉर्पस आपको मिलेगा उस पर आपको कोई टैक्स नहीं चुकाना होगा। हाँ, बाकी जो 40% है उससे आपको एन्युटी पाई करनी होगी। एन्युटी यानी कि पेंशन, और IRDA अप्रूव्ड कुछ इंश्योरेंस कंपनीज हैं जहां से आप एन्युटी बाई कर सकते हैं। आपकी चॉइस है, आपको LIC से करनी है या ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस से बाई करनी है या फिर HDFC लाइफ से करनी है। तो इस तरह से आपके पास मल्टीपल चॉइसेस हैं और आप अपनी इच्छानुसार एन्युटी बाई कर सकते हैं। और एन्युटी बाई जब करेंगे, यहाँ पर भी आपके पास बहुत सारी चॉइसेस होंगी कि आपको कौन सा ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इस बात का आप ख्याल रखिए कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए सूटेबल रहेगा, उस हिसाब से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो एन्युटी यानी कि पेंशन आपको मिलेगी वो टैक्सेबल है। तो उस वक्त पर आपकी ओवरऑल इनकम कितनी है, आप किस टैक्स स्लैब में आते हैं, उसके हिसाब से टैक्स कैलकुलेट होगा। लेकिन जो एन्युटी की राशि है वो टैक्सेबल है। कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि मुझे तो टैक्स नहीं लग रहा है, आपने कहा था टैक्सेबल है। अब ये डिपेंड करता है कि आपकी टोटल इनकम कितनी हो रही है। अगर मान लीजिए और कोई इनकम है ही नहीं पूरे फाइनेंशियल ईयर में, और जो इनकम है वो सिर्फ और सिर्फ एन्युटी से आ रही है, तो जैसे कि आप जानते हैं न्यू टैक्स रिजीम में 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री है एक फाइनेंशियल ईयर में, और 50,000 रुपीज़ का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी अलाउड है। तो ऐसे में हो सकता है कि यदि किसी व्यक्ति की जो टोटल इनकम है वो टैक्स के दायरे में आती ही ना हो, बट इसका मतलब ये नहीं है कि वो अमाउंट टैक्स फ्री है, टैक्सेबल है। लेकिन क्योंकि ओवरऑल इनकम जो थी वो टैक्स के दायरे में नहीं आई, इसके लिए वो टैक्स फ्री हो सकती है। या किसी व्यक्ति को हो सकता है कि 5% के रेट से टैक्स लगे, और किसी को ये भी हो सकता है कि 30% के रेट से टैक्स एप्लीकेबल हो। तो ये डिपेंड करेगा, लेकिन जो भी एन्युटी है वो टैक्सेबल है, जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया। तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है देवांश सिंह ने। देवांश जी, आपने कहा है कि आप टोटल 20,000 रुपीज़ की SIP कर रहे हैं और 15% का स्टेप अप भी है। बहुत अच्छा। यदि आप 15% से अपने SIP को हर साल बढ़ा सकते हैं, और 15 साल का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है और 3 करोड़ का टारगेट है। देखिए, यदि 20,000 रुपये की SIP की जाती है और मैं 12% का CAGR यहाँ पर एज्यूम करके चलूँ, क्योंकि आपको पता है कि म्यूचुअल फंड्स में रिटर्न्स कोई गारंटीड नहीं है, वो कम या ज़्यादा हो सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म में इक्विटी फंड से 12% CAGR की उम्मीद करना मेरे हिसाब से एक फेयर एक्सपेक्टेशन है। तो मैं इसी हिसाब से कैलकुलेशन करता हूँ। तो 12% का CAGR और 15% का स्टेप अप, इसके साथ में यदि कैलकुलेट करें तो 15 साल के बाद आपके पास करीब 2 करोड़ 27 लाख रुपए इकट्ठा हो सकते हैं, और आपका टारगेट है 3 करोड़ का।
तो आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट और बढ़ाना होगा। अगर 20,000 की जगह पर आप इस वक्त पर 25,000 कर लें और फिर जैसा आपने कहा कि हर साल 15% से स्टेप अप करेंगे, वो आप करें तो उम्मीद है कि आप 15 साल में 3 करोड़ जुटा पाएंगे। लेकिन यदि इस वक्त पर अमाउंट को बढ़ाना संभव नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बीच बीच में जब भी आपके पास लमसम में पैसा आए तब आप टॉपअप कर लें। और उसके अलावा जैसा आपने कहा कि 15% से आप हर साल स्टेप अप करेंगे, बीच में हो सकता है कि आपकी इनकम अच्छे अमाउंट से बढ़े, तब आप और भी ज़्यादा रेट से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, एसआईपी को बढ़ाएं, ताकि आपका जो टारगेट है वो अचीव हो सके। अब आते हैं स्कीम्स पर। आपने कहा है कि आपने क्वांट टैक्स प्लान लिया हुआ है, 4,000 की एसआईपी है, बिल्कुल आप इसमें बने रहिए। मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड कैप फंड, ये भी अच्छा फंड है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, क्वांट स्मॉल कैप फंड और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। फंड्स आपके पास सभी अच्छे हैं, लेकिन आपका इन्वेस्टमेंट स्मॉल कैप में हो रहा है 4,000 और प्लस निपॉन इंडिया मल्टी कैप के जरिए भी स्मॉल कैप में कंट्रीब्यूशन हो रहा है, तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो रिस्की हो जाता है। इस बात का आप ध्यान रखिए। बाकी लंबे वक्त के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अच्छा होगा यदि आप पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में और मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप फंड में एसआईपी अमाउंट को थोड़ा बढ़ा सकें। ऑल द बेस्ट टू यू। और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है स्कंद पटेल जी ने, और आपने बताया है कि आप एसआईपी कर रहे हैं। आपने पराग पारिक लिखा है, पर मुझे उम्मीद है कि ये पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड होगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 4,000 रुपीज़ पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, 4,000 टाटा स्मॉल कैप फंड, 2,000 क्वांट मिड कैप फंड, 1,000 यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स और 1,000 मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। और आपने कहा है कि आप 8,000 की एसआईपी शुरू करना चाहते हैं। ओके, तो अभी आपके पास 4, 4, 8, 2, 10, 1, 11, 1, 12 यानी 12,000 की एसआईपी ऑलरेडी है और 8,000 आप बढ़ाना चाहते हैं। स्कीम सारी अच्छी हैं आपके पोर्टफोलियो में, लेकिन क्योंकि आप लार्ज कैप में सिर्फ 1,000 कर रहे हैं, पहली बात आपको 1,000 से बढ़ाकर इसे 5,000 कर देना चाहिए। तो निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में आप 4,000 रुपये और बढ़ा लें। तो आप क्योंकि अभी बात कर रहे हैं 8,000 की, तो 4,000 तो आप यहाँ बढ़ा लीजिए। उसके बाद आपके पास स्मॉल कैप में ऑलरेडी 4,000 रुपीज़ है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 है, क्वांट मिड कैप में आपके पास 2,000 रुपीज़ है। तो मैं कहूँगा कि मिड कैप में भी आपको थोड़ा अमाउंट बढ़ाना चाहिए और मिड कैप में आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड को ऐड कर सकते हैं। क्वांट को भी रहने दीजिए और साथ में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड, उसमें आप 2,000 रुपीज़ की एसआईपी शुरू कीजिए और साथ ही 2,000 की एक एसआईपी आप कर लें आईसीआईसी प्रूडेंशियल यूएस ब्लू चिप फंड में, जो कि एक इंटरनेशनल फंड है। हालांकि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए भी आपको थोड़ा एक्सपोजर मिल रहा है इंटरनेशनल इक्विटीज़ में, लेकिन अलग से एक इंटरनेशनल फंड आप अपने पोर्टफोलियो में जोड़ेंगे तो मेरे हिसाब से ये बेहतर होगा। तो ऑल द बेस्ट टू यू। और कोई और भी यदि आपका फॉलोअप क्वेश्चन हो तो आप पोस्ट कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला सवाल जो पूछा है विजय परमार ने। विजय जी, आपने बताया कि आपकी एज है 46 और 15 ईयर्स के लिए आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और स्कीम्स के नाम आपने बताए हैं। और एक्सिस स्मॉल कैप में 3,000, टाटा स्मॉल कैप 4,000, एसबीआई स्मॉल कैप 3,000। इतना क्यों खुश हो आप स्मॉल कैप से कि आपने स्मॉल कैप में 3 स्कीम, और वो भी टाटा स्मॉल कैप में 4,000 और 2 में 3-3, यानी कि 10,000 रुपये आपके जा रहे हैं स्मॉल कैप फंड में। और एसबीआई ब्लू चिप फंड में 2,000, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड में 3,000, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 1,000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 2,000, एक्सिस मल्टी कैप में 2,000। और आपने कहा है कि आप 5 लाख रुपीज़ नेक्स्ट ईयर टॉपअप करना चाहते हैं। तो जब आप टॉपअप करेंगे उस वक्त बताना, मैं उस वक्त आपको आंसर दूंगा कि कहाँ पर करना है। बट फिलहाल बात करें तो स्कीम्स सारी अच्छी हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि आपका एलोकेशन स्मॉल कैप में ज़्यादा है और इससे क्या होता है, पोर्टफोलियो जो है वो काफ़ी वॉलेटाइल हो जाएगा, क्योंकि वॉलेटिलिटी इक्विटी का एक इनहेरेंट नेचर है। और स्मॉल कैप में वॉलेटिलिटी यानी कि उतार चढ़ाव की संभावना लार्ज कैप के मुकाबले ज़्यादा रहती है, तो इससे रिस्क बढ़ जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब मार्केट में गिरावट आती है तो इन्वेस्टर्स
घबराहट में निकल जाते हैं। दूसरी बात यह है कि हमने देखा है कि स्मॉल कैप में अच्छी खासी रैली हुई है और अब आने वाला कुछ वक्त लार्ज कैप का है। तो मैं कहूँगा कि आपको स्मॉल कैप में एक्सपोजर थोड़ा कम करना चाहिए और उसके बजाय यदि आप पारंपरिक फ्लेक्सी कैप में थोड़ा बढ़ाएं अमाउंट को तो ये बेहतर होगा। साथ ही एक्सिस मल्टी कैप फंड में आप बढ़ा सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट। आप चाहें तो आप एक्सिस स्मॉल कैप फंड में SIP रोक दें और एक्सिस मल्टी कैप में इस अमाउंट को ऐड कर लें। ये मेरे हिसाब से अच्छा रहेगा और एक्सिस मल्टी कैप के जरिए भी आपको स्मॉल कैप का एक्सपोजर मिलेगा, लेकिन थोड़ी सी वॉलेटिलिटी इस तरह के फंड्स में कम देखी जा सकती है एज कंपेयर टू स्मॉल कैप फंड। तो ये मेरे हिसाब से बेहतर होगा। और अब लेते हैं आज का आखिरी सवाल जो पूछा है कृष्णन चंद ने। कृष्णन जी, आपने बताया कि आपकी एज है 42 ईयर्स और आप पिछले 7 महीनों से इन्वेस्ट कर रहे हैं कुछ स्कीम्स में। स्कीम्स के नाम है SBI स्मॉल कैप फंड जिसमें आप 2000 की SIP कर रहे हैं, कोटक इमर्जिंग इक्विटीज़ फंड अगेन जो कि मिड कैप फंड है उसमें 2000, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड में 2000, ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड में 1500। तो कुल मिलाकर 7500 पर मंथ की आपकी SIP हो रही है और आपने कहा है कि 18 ईयर्स के बाद 1 करोड़ रुपए आपको चाहिए। पहली बात मैं बता दूं कि यदि हम 6% का इन्फ्लेशन मानकर चलें तो 18 ईयर्स के बाद 1 करोड़ की वैल्यू आज के लगभग 35 लाख के आसपास होगी। तो इसके लिए जब भी आप लॉन्ग टर्म के टारगेट सेट करते हैं, इन्फ्लेशन को ध्यान में रखकर आपको अपना टारगेट सेट करना चाहिए। अब बात करते हैं कि आप कितना अमाउंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट से। तो यदि 7500 की SIP हो 18 ईयर्स के लिए और 12% का CAGR एज्यूम किया जाए तो करीब 53 लाख रुपीज़ इकट्ठा किए जा सकते हैं। ऐसी उम्मीद की जा सकती है कि इस इन्वेस्टमेंट से 53 लाख रुपीज़ एक्यूमुलेट हो पाएंगे। लेकिन वहीं यदि आप 10% का स्टेप अप यहाँ पर करें, हर साल अपने इन्वेस्टमेंट अमाउंट को 10% से बढ़ाते रहें तो 18 ईयर्स में 1 करोड़ रुपए इकट्ठा हो सकते हैं 12% के CAGR पर। तो ये तो मैंने बता दिया कि 1 करोड़ रुपए कैसे आप एक्यूमुलेट कर सकते हैं, लेकिन जो दूसरी बात मैंने बताई कि 1 करोड़ रुपए शायद आपके लिए काफ़ी ना हो इन्फ्लेशन के हिसाब से, इसलिए आपको इससे भी ज़्यादा अपना इन्वेस्टमेंट समय समय पर बढ़ाना होगा। और जहाँ तक स्कीम्स का सवाल है तो SBI स्मॉल कैप फंड अच्छा फंड है, बिल्कुल आप बने रहें। मिड कैप फंड भी आपने अच्छा चुना है और पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड के जरिए आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल रहा है, अलग से कोई लार्ज कैप फंड आपके पास नहीं है। और ICICI प्रूडेंशियल फोकस इक्विटी फंड के जरिए भी आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ये पोर्टफोलियो अच्छा है, इसी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट को ज़रूर बढ़ाना चाहिए ताकि आपका जो गोल है वो अचीव हो सके। ऑल द बेस्ट टू यू। तो आज के लिए बस इतना ही। मैंने इस वीडियो में कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए और मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप इसी तरह से अपने सवाल और सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करते रहें और इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू। जय हिंद। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।